दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में इतनी रेत आखिर कहां से आती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में घरों की दीवारें इतनी कमजोर क्यों होती हैं? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं क्या मार्केट में सबसे महंगा दूध किस जानवर का बिकता है? क्या इसका कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है तो भी दूंगा। आज के इस एपिसोड में आपको पूरी क्लैरिटी, ताकि आप समझदार बने, आधे अधूरे ज्ञान के कर्जदार नहीं। तो बांध लीजिए तुरंत अपनी अपनी कमर पेटियां और वक्त गवाए बिना शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया भर के लोग अमेरिका को सपनों का देश मानते हैं और इसीलिए जिस किसी को भी मौका मिलता है वो यहाँ शिफ्ट होना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में यहाँ आप खूब सारे डॉलर्स कमा सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। वहीं एक चीज जो अमेरिका में आपको देखने को नहीं मिलेगी वो है एक मजबूत घर। जी हाँ, आपने भी कई फनी वीडियोस और टीवी शोज में देखा होगा कि अमेरिकन घरों की दीवारें बहुत नाजुक होती हैं और हल्के से इम्पैक्ट से भी इन दीवारों में छेद हो जाते हैं। तो क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि जहां हमारे गांव के लोग भी अब पक्के घर बनाने लगे हैं, वहीं अमेरिका की आधी जनता आज भी प्लाईबोर्ड से बने इन लकड़ी के घरों में क्यों रहती है, जो दिखने में तो चकाचक लगते हैं, लेकिन असल में ये इतने कमजोर होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 साल ही टिक पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड ये अमेरिकन्स भला इतने कमजोर घरों में क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये घर कमजोर नहीं होते, सिर्फ इनकी दीवारें थोड़ी नाजुक होती हैं और इसके कई फायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तो कॉस्ट कटिंग ही है। जहां कंक्रीट या पत्थर की दीवार को बनाना एक महंगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वहीं प्लाईबोर्ड या फिर शीट रॉक की दीवार बनाने में समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। दूसरा, अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आते रहते हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा के खतरे के चलते भी इन घरों को हल्का और फ्लेक्सिबल रखा जाता है ताकि जानमाल का कम से कम नुकसान हो सके। दोस्तों, ये भी बता दूं कि अमेरिका में लकड़ी के इन घरों की शुरुआत 17वीं सदी में यहाँ आने वाले ब्रिटिशर्स ने की थी, जिनको ऐसे घरों की जरूरत थी जो जल्दी से तैयार हो जाएं और जिसे बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आए। अब ब्रिटिशर्स तो अमेरिका से चले गए हैं, पर ये घर मानो अमेरिका की अब पहचान बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यहाँ गाय और भैंस के दूध का इस्तेमाल हम सभी के घरों में होता है। वहीं कई हेल्थ बेनिफिट्स के चलते बकरी, ऊंट और गधी के दूध की भी मार्केट में खूब डिमांड है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मार्केट में बिकने वाले अलग अलग तरह के दूध में से सबसे महंगा कौन सा बिकता है? अगर नहीं तो दोस्तों बता दूं कि यहाँ आम गाय भैंस का दूध हमें 40-50 रुपए प्रति लीटर के रेट पर मिल जाता है। वहीं ऊँटनी का दूध 3000 रुपए लीटर तक और गधी का तो 6 से 7,000 रुपए प्रति लीटर की दर से भी बिकता है, जो इसी को मार्केट में बिकने वाला सबसे महंगा दूध बनाता है। गधी का दूध सुनने में जितना भी अटपटा लगे, लेकिन दोस्तों ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कमाल का होता है। कैंसर, मोटापा और कई तरह की एलर्जी से लड़ने में कारगर ये दूध एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा जापान की एक कंपनी है नाकाजावा फूड्स, जो अपनी गाय का दूध भी 3000 रुपए प्रति लीटर से नीचे नहीं बेचती। और इस कीमत के पीछे का कारण कंपनी ये बताती है कि वो अपनी गाय का दूध हफ्ते में सिर्फ एक बार ही सुबह सुबह के वक्त निकालती है, जब उसमें मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स हाई क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। और कंपनी का कहना है कि उनके इस खास मिल्क में स्पेशल स्ट्रेस रिलीविंग क्वालिटीज भी हैं। जाहिर है 3000 रुपए लीटर दूध खरीदने वाले इंसान को स्ट्रेस रिलीव करने की जरूरत तो पड़ेगी ही। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इन बड़े बड़े रेगिस्तान को देखकर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई होगी? क्या कभी वहां रेत की बारिश हुई थी या फिर कुछ और? अगर आया है और आप इसका जवाब नहीं जानते तो बता दूं कि रेगिस्तान की इस रेत का सीक्रेट छिपा है यहाँ के मौसम में, जो दिन में हद से ज्यादा गर्म और रात में हद से ज्यादा ठंडा रहता है। सिर्फ 12 घंटे के अंतर में तापमान में होने वाले इस बड़े बदलाव की वजह से ही ऐसे इलाके में मौजूद चट्टानें और पत्थर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और रेत के इन छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। दोस्तों, चूंकि ये प्रोसेस 1 या 2 दिन नहीं, हजारों सालों तक चलता है, इसीलिए किसी रेगिस्तान या फिर बीच पर रेत के जो कण हम देखते हैं वो हजारों साल पहले चट्टान, पत्थर, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते थे, लेकिन फिर मौसम की मार के चलते वो इन छोटे छोटे कणों में तब्दील हो गए। इसके अलावा एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड टेम्परेचर के चलते इन कणों से सभी मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और ऐसे में इस रेत में
पेड़ पौधों का उगना भी नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए रेगिस्तान की इस रेत में सिर्फ कुछ खास तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति ही सरवाइव कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप में से जो भी रात को देर से सोने के आदी हैं, उनको घर वाले अक्सर उल्लू है क्या जैसे सवाल पूछते होंगे, और वो इसलिए क्योंकि उल्लू ही वो सबसे पॉपुलर जीव है जो दिन में सोता है और रात को जागता है। ये उल्लू रात में उस समय शिकार पर निकलते हैं जब ज्यादातर जीव जंतु आराम से सो रहे होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, और क्या रात में उल्लू को सब साफ साफ दिखाई देता है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि उल्लू की आंखों की पुतलियां इंसान की आंखों की पुतलियों के मुकाबले बहुत बड़ी होती हैं। इतनी बड़ी कि इनकी पूरी बॉडी का 5% हिस्सा तो ये पुतलियां ही होती हैं। अब दोस्तों, आंखों की पुतलियां कैमरे के लेंस की तरह काम करती हैं। जहां छोटी पुतलियों की मदद से तेज रोशनी में देखना आसान हो जाता है, वही पुतलियां जितनी बड़ी होती हैं, अंधेरे में उतना ही साफ नजर आता है और रात में देखना आसान हो जाता है। आंखों की पुतलियां बड़ी होने की वजह से दिन के समय उल्लू की आंखों में बहुत सारी लाइट एंटर करती है और इसी वजह से वो ना तो साफ देख पाता है और ना ही शिकार कर पाता है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर उल्लू अपनी रूटीन में बाकी जानवरों से उल्टा चलता है। जब सब जानवर सोते हैं, उस वक्त उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों और 360 डिग्री घूमने वाली गर्दन से शिकार का पता लगाता है और अपना डिनर करता है, या फिर कहें कि ब्रेकफास्ट। खैर, जो भी हो, बढ़ते हैं अब अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कौन सी सब्जी गरलानी है, जुकाम होने पर कौन सा घरेलू नुस्खा काम करेगा, या फिर दिल की बात कहनी हो, हर छोटे से बड़े काम के लिए हमें माँ ही याद आती है, क्योंकि माँ ही है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और माँ की जगह दुनिया में कोई भी और नहीं ले सकता। लेकिन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक ऐसा शहर है जहां आपको माँ भी रेंट पर मिल जाती है। अब आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। दरअसल नीना किनेली नाम की एक महिला ने न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए एक सर्विस शुरू की है जिसका नाम है हु नीड्स अ मॉम, माने कि जिसे भी माँ चाहिए वो नीना को कांटेक्ट कर सकता है। इस सर्विस को शुरू करने का आइडिया नीना को तब आया जब उन्होंने अपने आसपास के यंग क्राउड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। बच्चे उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते और वो उन्हें एक मॉम की तरह हर चीज को लेकर एडवाइस करती। नीना को लगा कि जब वो अपने आसपास के बच्चों की ये प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से सुलझा सकती हैं, तो क्यों ना इसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने needamomnyc.com नाम से एक वेबसाइट खोल डाली और धीरे धीरे उनकी ये वेबसाइट पूरे शहर में फेमस हो गई। अब नीना एडवाइस और कंसल्टेशन के लिए $40 यानी कि करीब 3000 रुपए प्रति घंटा चार्ज करती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि मंथली पैक के नाम पर टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ 28 दिन का ही रिचार्ज पैक क्यों देती हैं? जब हम पूरे पैसे दे रहे हैं तो अपने रिचार्ज प्लान्स में ये चालाक सेल्युलर कंपनीज 2 या 3 दिन कम क्यों कर देती हैं? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि इस छोटी सी तिकड़म से ये कंपनीज आपसे साल के 12 महीने नहीं बल्कि 13 मंथली पैक रिचार्ज करवाती है और इस तरह अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का काम करती है। इस 28 नंबर के पीछे का मैथ्स ये है कि अगर हम 364 को 13 से डिवाइड करें तो हमें ये 28 का मैजिक नंबर ही मिलता है और इस तरह कंपनियों को हर महीने रिचार्ज प्लान में चेंजेस भी नहीं करने पड़ते और उन्हें 1 महीने का फायदा भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, सऊदी अरब के अमीर शेखों की लग्जूरियस लाइफ का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। इस देश के पास बेतहाशा तेल है और उसी के दम पर इन्होंने बेतहाशा पैसा भी बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब पाकिस्तान की आर्मी उधार पर लेता है। दोस्तों, सऊदी अरब वैसे तो अपनी आर्मी पर पानी की तरह पैसा बहाता है, फिर भी ना तो इसकी आर्मी इतनी ताकतवर है कि अपने दम पर कोई पूरी जंग लड़ सके और न ही इनके पास इतने सोल्जर्स हैं कि वो मुसीबत पड़ने पर रॉयल फैमिली और बॉर्डर्स दोनों को साथ में संभाल सके। इसीलिए जब भी सऊदी अरब पर कोई संकट आता है तो उन्हें पाकिस्तान की सेना उधार लेनी पड़ती है। पिछले 70 सालों से सऊदी अरब लड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए सऊदी अरब पाकिस्तान को करोड़ों रुपए भी देता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कई मौकों पर तो सऊदी अरब ने अमेरिका की सेना भी उधार ली है। फैक्ट नंबर 8। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसानों ने संभोग यानी कि सेक्स करना कैसे सीखा होगा? नहीं, वीडियो बदलने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी अंधविश्वासी तंत्र मंत्र की बात थोड़ी ही कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उस सबसे बेसिक कुदरती प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ जिससे नए जीवन की शुरुआत होती है।
ये वैज्ञानिक सवाल है। अब हमारे पूर्वजों के पास फिल्मों या फिर मस्तराम जैसी किताबों का ऑप्शन तो था नहीं, तो उनके दिमाग में संभोग का आइडिया पहली बार आखिर कैसे आया होगा? अब सबसे पहले किस मैमल ने संभोग किया, इसका जवाब तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। पर इंसानों ने संभोग करना कैसे सीखा होगा, इसका जवाब साइंस में जरूर छिपा है। दोस्तों, जिस तरह गला सूखने पर प्यास का पता चलता है, उसी तरह शरीर में मौजूद सेक्सुअल हार्मोन्स, जिन्हें फीमेल्स में एस्ट्रोजन और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मैमल्स को उनकी सेक्सुअल डिजायर के बारे में बताते हैं। ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होने पर शरीर में इन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इंसानों के सेक्सुअल पार्ट्स में एक अजीब तरह की इचिंग होती है। इस फैक्ट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जब पहली बार किसी मैमल ने अपोजिट सेक्स को देखा होगा, तो उसके सेक्सुअल हार्मोन्स ने उसे संभोग करने के लिए अट्रैक्ट किया होगा, और फिर बाकी का काम तो उनके खुराफाती दिमाग ने खुद ही सीख लिया होगा। फैक्ट नंबर 9। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है, जहां पर किसी भी आम इंसान के लिए रहना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ का तापमान हमेशा ही -40 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जी हाँ, ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि कभी अंटार्कटिका में भी दिल्ली जितनी ही गर्मी पड़ती थी? जी हाँ, अंटार्कटिका के इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स को देखकर ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल सा लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये सच है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों में मिले फॉसिल्स पर हुई कई स्टडीज के बाद साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि 4 से 5 करोड़ साल पहले जब हमारे प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर थी, तब अंटार्कटिका वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। तब आज की तरह ये इलाका बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ तापमान 20 डिग्री से भी ऊपर रहता था। लेकिन लगातार होते क्लाइमेट चेंज ने अंटार्कटिका को एक वार्म प्लेस से प्लेनेट के कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट में बदल दिया। इसीलिए दोस्तों, जैसी दुनिया हमें आज दिख रही है, जो मौसम, जो कुदरती नेमतें हमें आज देखने को मिल रही हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ऐसी ही थी, और ना ही ये कि वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और दोस्तों, फैक्टिफाइड के इस रोमांचक सफर पर प्रतीक अपने फैक्ट में बताते हैं कि पेंगुइन एक ऐसा जीव है जो समंदर के खारे पानी को भी आराम से पी सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इंसानों समेत सभी जानवर समंदर के खारे पानी को पी नहीं सकते, वहीं पेंगुइन्स के गले में एक सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड होता है, जो उसकी बॉडी के अंदर ही पानी को सॉल्ट से अलग करने का काम करता है। लेकिन चूंकि ये ग्लैंड इंसानों या फिर दूसरे जानवरों में नहीं होता, इसीलिए वो बिना फिल्टर किए समंदर का पानी नहीं पी सकते। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये एपिसोड। कुछ भी नया सीखा हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करने से परहेज ना करें। मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए, कुछ इनक्रेडिबल से फैक्ट्स के साथ। तब तक अपने चहेतों का ध्यान रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।